क्या आप कभी यह सोचते हैं कि हम यादें क्यों और कैसे बनाते हैं? क्यों कुछ पल जिंदगी भर के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं, जबकि कुछ एक पल में ही मिट जाते हैं? क्या हमारे दिमाग में कोई ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि क्या याद रखना है और क्या भुला देना है? अगर आप भी मेमोरी यानी याददाश्त की इस रहस्यमयी दुनिया को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार किताब है, द मेमोरी प्रोसेस। इस किताब की लेखिका सुजैन नाल्बांतियन है, जो एक न्यूरोसाइंस स्कॉलर और इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग की एक्सपर्ट है। द मेमोरी प्रोसेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमें यह समझाती है कि मेमोरी सिर्फ दिमाग की एक बायोलॉजिकल क्रिया नहीं, बल्कि आर्ट, क्रिएटिविटी, इमोशंस और कल्चर से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इस किताब में कुल 19 चैप्टर हैं और हर चैप्टर एक नए पहलू को खोलता है, कभी न्यूरोलॉजी की नजर से, कभी साइकोलॉजी की नजर से, तो कभी लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक के लेंस से। द मेमोरी प्रोसेस में आपको यह जानने को मिलेगा कि एक पेंटर कैसे अपनी यादों को रंगों में ढालता है, एक लेखक कैसे बीते अनुभवों को शब्दों में पिरोता है, और एक वैज्ञानिक कैसे ब्रेन के अंदर की उस पूरी प्रोसेस को समझता है जिसमें मेमोरी बनती, बदलती और गायब होती है। यह किताब बताती है कि मेमोरी एक डायनामिक प्रोसेस है जो लगातार रिकॉन्स्ट्रक्ट होती रहती है, और इस प्रोसेस में हमारी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपको किताबों की सिर्फ बातें नहीं बताते, बल्कि आपको उनके विचारों में डुबकी लगवाते हैं। यह ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस है जो आपके दिमाग को नई दिशा देगा। इस सीरीज में हम द मेमोरी प्रोसेस के सभी 19 चैप्टर्स को विस्तार से कवर करेंगे, वो भी उस भाषा में जो आपके दिल के सबसे करीब है, हिंदी में। चाहे आप स्टूडेंट हों, रिसर्चर हों, क्रिएटिव प्रोफेशनल हों या बस एक जिज्ञासु दिमाग, यह सीरीज आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए याददाश्त की इस रोमांचक और ज्ञान से भरपूर यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हर चैप्टर आपके सोचने, समझने और याद रखने के तरीके को बदल देगा। चैप्टर 1, मेमोरी इन साइंस एंड आर्ट। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में स्कूल की पढ़ाई, बीते हुए लम्हे या कोई तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मेमोरी सिर्फ हमारी यादों तक सीमित नहीं है? सुजैन नाल्बांतियन इस पहले चैप्टर में मेमोरी को दो अलग अलग दुनियाओं के जरिए समझाने की कोशिश करती है। एक है साइंस की दुनिया और दूसरी है आर्ट की। साइंस की नजर में मेमोरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ब्रेन के भीतर न्यूरॉन्स और सिनेप्स के जरिए काम करती है। वहीं आर्टिस्ट्स के लिए मेमोरी एक ऐसा स्रोत है जिससे वो अपने विचार, इमोशंस और कल्पनाओं को आकार देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक वैज्ञानिक अपने रिसर्च डेटा को याद रखकर नए निष्कर्षों तक पहुंचता है, जबकि एक लेखक अपने अनुभवों की यादों को उपन्यास या कविता में बदल देता है। दोनों ही मामलों में मेमोरी एक एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस बन जाती है। लेखक उदाहरण देती हैं कि कैसे मार्सेल प्रूस्ट जैसे साहित्यकार अपनी मेमोरी के जरिए एक पूरी काल्पनिक दुनिया रचते हैं, जो पाठक को उनकी भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बना देती है। इसी तरह पेंटिंग्स में भी कई कलाकार अपने अतीत की घटनाओं को प्रतीकों और रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह चैप्टर यह स्पष्ट करता है कि मेमोरी सिर्फ जानकारी स्टोर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह इंसानी क्रिएटिविटी का मूल है। चाहे हम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हों या कला के स्टूडियो में, हमारी यादें ही वो ईंधन हैं जो विचारों को जन्म देती हैं। मेमोरी इन दोनों क्षेत्रों में एक पुल का काम करती है जो बीते समय को वर्तमान से जोड़ती है और भविष्य की दिशा तय करती है। चैप्टर 2, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ मेमोरी। अब जब हमने यह समझ लिया कि मेमोरी साइंस और आर्ट दोनों में कितनी महत्वपूर्ण है, तो अगला सवाल यह उठता है कि आखिर दिमाग में यह प्रोसेस काम कैसे करता है। इस चैप्टर में सुजैन नाल्बांतियन मेमोरी के न्यूरोबायोलॉजिकल पहलुओं की गहराई में जाती हैं। वह समझाती हैं कि जब भी हम कोई अनुभव करते हैं, चाहे वह एक गंध हो, कोई दृश्य हो या एक भावनात्मक क्षण, तो हमारे ब्रेन में एक विशेष पैटर्न एक्टिव होता है। यह एक्टिवेशन न्यूरॉन्स के बीच छोटे छोटे कनेक्शन बनाता है, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है।
जैसे जैसे हम किसी अनुभव को बार बार दोहराते हैं, यह सिनेप्स और मजबूत होते जाते हैं। इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन या एलटीपी कहा जाता है, जो मेमोरी फॉर्मेशन की नींव है। इस प्रक्रिया में हिप्पोकैम्पस नाम का ब्रेन का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो नई मेमोरीज को बनाता और स्टोर करता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि मेमोरी सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस का बहुत गहरा संबंध है। जब कोई अनुभव भावनात्मक होता है, जैसे कोई दुखद या बहुत ही सुखद पल, तो वह ज्यादा ताकतवर तरीके से ब्रेन में दर्ज होता है। यही कारण है कि हमें बचपन की कुछ घटनाएं ताजा याद रहती हैं, जबकि कल का लंच याद नहीं रहता। इस चैप्टर में स्ट्रेस, नींद और हार्मोनल बदलावों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। क्रॉनिक स्ट्रेस मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि गहरी नींद मेमोरी को स्टेबल करने में मदद करती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अल्जाइमर, डिमेंशिया और अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे हमारी मेमोरी को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मेमोरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें इंसान की भावनाएं, अनुभव और जीवन की घटनाएं भी बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। यही मेल इस पूरी किताब को खास बनाता है, क्योंकि यह ब्रेन और दिल दोनों की दुनिया को एक साथ समझने की कोशिश है। चैप्टर 3, मेमोरी एज रिकंस्ट्रक्शन। जब हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं, तो क्या हम उसे हूबहू उसी रूप में दोबारा देख रहे होते हैं? इस चैप्टर में सुजैन नालबंटियान हमें एक चौंकाने वाला सच बताती है कि हमारी मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है जो हर चीज को जस का तस सेव कर लेती है, बल्कि मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हमारा दिमाग अलग अलग टुकड़ों में बिखरी जानकारी को जोड़कर एक कहानी बनाता है। इस कहानी में हमारी वर्तमान सोच, भावनाएं और अनुभव भी शामिल हो जाते हैं, जो उस याद को बदल सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि जैसे एक कलाकार स्केच बनाते समय बार बार उसे एडिट करता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी मेमोरी को बार बार एडिट करता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी मेमोरी में झूठे हिस्से भी जुड़ जाते हैं, जिन्हें फॉल्स मेमोरीज कहा जाता है। कई रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि गवाहों की यादें कोर्ट में हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग भी उसी रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से गुजरता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि क्रिएटिव लोग कैसे इस मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन का फायदा उठाते हैं। एक लेखक अपने अनुभवों को कुछ नया बनाने के लिए फिर से गढ़ता है। एक फिल्म निर्देशक एक याद को बदलकर उसे ज्यादा नाटकीय बनाता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ हमारी सोच को नया आयाम देती है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को भी गहराई से प्रभावित करती है। इस चैप्टर का सार यह है कि मेमोरी कोई स्थिर चीज नहीं है, वह हर बार बदलती है, हर बार घड़ी जाती है, और यही गुण उसे इतना मानवीय और इतना शक्तिशाली बनाता है। चैप्टर 4, इमोशन एंड मेमोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ यादें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं कि वे हमारे जहन से कभी नहीं जाती? जवाब है इमोशंस। इस चैप्टर में सुजैन नालबंटियान ये गहराई से समझाती हैं कि कैसे इमोशन हमारी मेमोरी को आकार देता है, उसे मजबूत बनाता है या कभी कभी उसे पूरी तरह बदल देता है। जब हम कोई भावनात्मक अनुभव करते हैं, जैसे किसी अपने की मौत, पहली मोहब्बत, कोई दुर्घटना या कोई बहुत बड़ी जीत, तो हमारा दिमाग उस पल को बेहद ताकतवर तरीके से स्टोर कर लेता है। इसका कारण है एमिगडाला, जो ब्रेन का वह हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर तय करते हैं कि कौन सी मेमोरी लॉन्ग टर्म में स्टोर होगी। इस प्रक्रिया में न्यूरोकेमिकल्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की भूमिका भी अहम होती है। जब कोई अनुभव इमोशनली चार्ज्ड होता है, तो ये केमिकल्स ब्रेन में मेमोरी क्रिएशन को तेज कर देते हैं। लेखिका यह भी बताती हैं कि सभी इमोशंस एक जैसे असर नहीं डालते। पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी और गर्व हमारी मेमोरी को स्थिर और प्रेरणादायक बनाते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, शर्म और गुस्सा मेमोरी को या तो बहुत गहरा बना देते हैं या कभी कभी उसे विकृत भी कर सकते हैं। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसका उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति की मेमोरी बार बार एक ही ट्रॉमेटिक घटना को रिप्ले करती है।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आर्टिस्ट्स और राइटर्स अपनी इमोशनल मेमोरी को कैसे अपनी क्रिएटिविटी में बदलते हैं। एक कविता जो दिल टूटने की याद पर आधारित है, पाठकों को भी भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। एक संगीत रचना जो किसी खोए हुए पल की पीड़ा से जुड़ी है, श्रोताओं को भी उसी दर्द का अनुभव करवा देती है। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि इमोशन मेमोरी का सबसे ताकतवर घटक है। वह न केवल हमारे अनुभवों को गहराई देता है, बल्कि उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी बनता है, क्रिएटिविटी के जरिए, कला के जरिए और कहानियों के जरिए। चैप्टर 5, कल्चरल मेमोरी एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या मेमोरी सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव होती है, या फिर समाज, संस्कृति और इतिहास भी हमारी यादों को गढ़ते हैं? इस चैप्टर में सुज़ैन नाल्बांटियन एक बहुत गहरा सवाल उठाती हैं। क्या हम जो याद रखते हैं वह सिर्फ हमारा अपना चयन होता है, या उसमें हमारी संस्कृति और सामूहिक चेतना का भी हाथ होता है? इस चैप्टर में लेखिका कल्चरल मेमोरी यानी सांस्कृतिक स्मृति की अवधारणा को विस्तार से समझाती है। जब कोई समाज किसी ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध, आजादी या कोई प्राकृतिक आपदा को सामूहिक रूप से याद करता है, तो वह एक साझा मेमोरी बन जाती है। यह मेमोरी सिर्फ किताबों में या दस्तावेजों में नहीं रहती, बल्कि वह गीतों, कहानियों, फिल्मों, त्योहारों और स्मारकों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, भारत में आजादी का आंदोलन और स्वतंत्रता दिवस एक कलेक्टिव मेमोरी है, जो हर भारतीय के अंदर एक साझा भावना के रूप में बस चुकी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे कल्चर हमारी मेमोरी को दिशा देता है, कभी उसे उभारता है तो कभी उसे दबा देता है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को समाज गौरव की तरह याद रखता है, जबकि कुछ को चुपचाप भुला देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में मीडिया, शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेखिका यह बताती हैं कि कलेक्टिव मेमोरी सिर्फ अतीत को याद करने का जरिया नहीं है, बल्कि वह एक पहचान, एक नैरेटिव और एक सामाजिक दिशा भी तय करती है। यह मेमोरी आर्ट में, म्यूजिक में, साहित्य में और यहां तक कि रोजमर्रा की भाषा में भी झलकती है। इस चैप्टर का सार यह है कि हमारी यादें सिर्फ निजी अनुभव नहीं होती, वे एक बड़ी सामाजिक संरचना का हिस्सा होती हैं, जो हमें यह बताती हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। चैप्टर 6, द मेमोरी ऑफ ट्रॉमा। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही दर्दनाक अनुभव से गुजरता है, जैसे युद्ध, दुष्कर्म, हादसा या प्राकृतिक आपदा, तो वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं टूटता, बल्कि उसकी यादें भी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इस चैप्टर में सुज़ैन नाल्बांटियन ट्रॉमेटिक मेमोरी यानी आघात की स्मृति की जटिलता को बहुत ही संवेदनशीलता से समझाती है। ट्रॉमा से जुड़ी यादें सामान्य यादों की तरह व्यवस्थित और स्पष्ट नहीं होती। वे अक्सर बिखरी हुई, असंपूर्ण और दोहराई जाने वाली होती हैं। व्यक्ति को लगता है कि वह उस क्षण को बार बार जी रहा है, भले ही वह अतीत में घट चुका हो। इसे फ्लैशबैक कहते हैं। यह ब्रेन के दो हिस्सों, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के बीच असंतुलन का परिणाम होता है, जहां इमोशनल कंटेंट इतना तेज होता है कि लॉजिकल ब्रेन उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। इस चैप्टर में PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को विस्तार से समझाया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति उस दर्दनाक अनुभव से निकल ही नहीं पाता। नींद में डरावने सपने, दिन में फ्लैशबैक, छोटी छोटी चीजों से डर जाना या ट्रिगर हो जाना और सामाजिक दूरी बना लेना इसके लक्षण होते हैं। लेखिका यह भी बताती हैं कि ट्रॉमा की मेमोरी को ठीक से शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बहुत से पीड़ित व्यक्ति अपनी कहानी कह ही नहीं पाते, लेकिन आर्ट, म्यूजिक और राइटिंग एक ऐसा माध्यम बन जाते हैं जिनके जरिए वे उस दर्द को बाहर निकाल पाते हैं। बहुत सी फेमस पेंटिंग्स और कविताएं इसी ट्रॉमेटिक मेमोरी की उपज हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि ट्रॉमा मेमोरी को तोड़ देता है, लेकिन सही थेरेपी, रचनात्मकता और सहानुभूति के जरिए उसे धीरे धीरे जोड़ा भी जा सकता है। यादें चाहे जितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, अगर उन्हें समझा जाए और व्यक्त किया जाए तो वे भी हीलिंग का एक जरिया बन सकती हैं। चैप्टर 7, मेमोरी इन लिटरेचर।
क्या आपने कभी किसी उपन्यास को पढ़ते हुए यह महसूस किया है कि आप लेखक की यादों में चल रहे हैं? इस चैप्टर में सुजैन नलबंटियन यह दिखाती हैं कि साहित्य, चाहे वह आत्मकथा हो, फिक्शन हो या कविता, मेमोरी से कितना गहराई से जुड़ा होता है। लेखक सिर्फ घटनाएं नहीं गढ़ते, वे अपने जीवन के अनुभव, अपनी यादें, अपने भीतर के टुकड़ों को शब्दों में ढालते हैं और ये शब्द पाठक को उस दुनिया में खींच ले जाते हैं जो लेखक के मस्तिष्क में कभी जीवित थी। इस चैप्टर में कई महान लेखकों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मार्सेल प्रूस्ट, जिनकी प्रसिद्ध कृति इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम पूरी तरह उनकी स्मृतियों की यात्रा है। जब वे एक मैडलाइन केक का स्वाद लेते हैं तो उनका दिमाग बचपन के दृश्य, गंध, आवाजों और भावनाओं से भर उठता है। इसे इनवॉलंटरी मेमोरी कहा जाता है, वो यादें जो बिना प्रयास के अचानक सामने आ जाती हैं। लेखिका बताती हैं कि लिटरेचर में मेमोरी का उपयोग दो स्तरों पर होता है। एक, लेखक की अपनी यादें जो उनकी लेखनी में जगह पाती है, और दूसरा, पात्रों की यादें जो कहानी को दिशा देती हैं। एक उपन्यास का नायक कैसे अपने अतीत को देखता है, यह तय करता है कि वह अपने वर्तमान में कैसे व्यवहार करता है। साहित्य मेमोरी को लिनियर यानी सीधी रेखा में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वह समय को तोड़ता है, पीछे लौटता है, भावनाओं के साथ आगे बढ़ता है। यही टेक्निक रीडर को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। लेखिका यह भी दिखाती हैं कि साहित्यकार अपनी यादों को फिक्शनल रूप देकर उन्हें एक सार्वभौमिक अनुभव बना देते हैं, जहां पाठक स्वयं को भी खोजने लगता है। इस चैप्टर का सार यह है कि लिटरेचर सिर्फ कहानियां नहीं होता, वह स्मृति की कलात्मक अभिव्यक्ति होता है। उसमें अतीत, वर्तमान और कल्पना आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि शब्द एक पुल बन जाते हैं, लेखक और पाठक के बीच, अनुभव और भावनाओं के बीच। चैप्टर 8, मेमोरी इन विजुअल आर्ट्स। क्या पेंटिंग, मूर्तियां या फोटोग्राफ्स सिर्फ देखने की चीजें होती हैं, या वे कलाकार की यादों की जुबान भी होती हैं? इस चैप्टर में सुजान नलबंटियन यह उजागर करती हैं कि विजुअल आर्ट्स भी मेमोरी को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जहां शब्द नहीं पहुंचते, वहां रंग, आकृतियां और प्रतीक यादों को जिंदा कर देते हैं। कलाकार अपने अंदर के भावनात्मक अनुभवों को, जो वर्षों पुराने हो सकते हैं, कैनवस पर उतारते हैं। वे घटनाएं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, वे किसी चेहरे के भाव, किसी लैंडस्केप के रंग या किसी अमूर्त रेखा में प्रकट होती हैं। लेखिका बताती हैं कि विजुअल आर्ट में मेमोरी दो तरह से काम करती है। एक, कलाकार की अपनी यादें जो उनके काम में झलकती हैं, और दूसरा, दर्शक की मेमोरी जो उस आर्ट को देखकर सक्रिय हो जाती है। जब हम कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं तो उसमें छुपे भाव हमें खुद अपने अनुभवों की याद दिला सकते हैं। इस चैप्टर में प्रसिद्ध चित्रकारों जैसे फ्रीडा काहलो और एडवर्ड मुंच का जिक्र है, जिनकी कलाकृतियों में उनके निजी जीवन की पीड़ा, प्रेम और ट्रॉमा की स्मृतियां बसती हैं। फ्रीडा की पेंटिंग्स में बार बार उसका शारीरिक और भावनात्मक दर्द उभरता है, एक ट्रॉमेटिक मेमोरी जो वह बार बार रंगों के जरिए जीती है। यह भी बताया गया है कि कैसे आर्ट इंस्टॉलेशन, फिल्म्स और फोटोग्राफी मेमोरी के स्पेस को दृश्य रूप में पुनः प्रस्तुत करती हैं। एक खाली कुर्सी, एक धुंधली आकृति, एक बिखरे हुए रंगों का समूह, ये सब मेमोरी के वे रूप हैं जो सीधे आत्मा से संवाद करते हैं। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि विजुअल आर्ट्स में मेमोरी केवल एक विषय नहीं, बल्कि उसकी आत्मा होती है। कलाकार अपने अतीत की परछाइयों को सामने लाकर न केवल स्वयं को अभिव्यक्त करता है, बल्कि वह दर्शक को भी उसकी अपनी यादों से जोड़ देता है। एक मौन लेकिन गहरा संवाद जो रंगों, आकारों और खालीपन के माध्यम से चलता है। चैप्टर 9, मेमोरी इन म्यूजिक। क्या एक धुन सुनते ही आपके मन में कोई पुराना पल लौट आया है? क्या किसी गाने की एक लाइन ने कभी आपको किसी खास इंसान की याद दिला दी है? इस चैप्टर में सुजैन नलबंटियन यह दिखाती हैं कि म्यूजिक और मेमोरी के बीच रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल भी है। हमारा दिमाग, खासकर ऑडिटरी कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस, म्यूजिक को एक खास तरह से प्रोसेस करता है, जिससे वह मेमोरी में गहराई से जुड़ जाता है। म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं है, वह एक अनुभव है जिसमें समय, भावना और पहचान तीनों शामिल होते हैं।
जब हम कोई गाना सुनते हैं जो हमारे अतीत से जुड़ा है, जैसे बचपन में माँ के लोरी गाने की धुन, स्कूल के दिन का प्रार्थना गीत या पहली मोहब्बत का गाना, तो वह गाना हमें सीधे उस पल में ले जाता है। लेखिका बताती हैं कि म्यूजिक का मेमोरी पर असर इतना गहरा होता है कि अल्जाइमर्स जैसे रोगों से पीड़ित लोग भी जब अपने जीवन की बातें भूल जाते हैं, तब भी अपने पसंदीदा गाने की धुन पर प्रतिक्रिया देते हैं। म्यूजिक ब्रेन के उन हिस्सों को छूता है जो अक्सर अन्य मेमोरी प्रोसेसेस से दूर रह जाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि म्यूजिक में रिदम और रिपीटिशन मेमोरी को मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि हम गाने की लाइनों को आसानी से याद रख लेते हैं, लेकिन किसी निबंध को नहीं। यही गुण प्राचीन संस्कृतियों में मौखिक परंपरा के रूप में म्यूजिक और मेमोरी के गहरे संबंध को दर्शाता है, जहां गीतों और मंत्रों के जरिए पीढ़ियों तक ज्ञान सुरक्षित रखा गया। संगीतकारों के लिए म्यूजिक एक तरह की मेमोरी बुक होती है। वे अपने अनुभव, भावनाएं, संबंध और इतिहास को सुरों में पिरोकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। म्यूजिक क्रिएशन एक तरह से मेमोरी को दोबारा जीने और उसे भावनात्मक रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। इस चैप्टर का सार यह है कि म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जो समय की सीमा को पार कर जाती है। वह मेमोरी को न केवल संरक्षित करता है, बल्कि उसे भावनाओं के जरिए जीवंत भी बनाता है। चैप्टर 10, क्रिएटिव मेमोरी इन पेंटिंग एंड राइटिंग। क्या रचनात्मकता और मेमोरी साथ साथ चलते हैं? क्या एक कलाकार या लेखक की कल्पना केवल उसकी सोच से आती है, या उसमें उसकी यादें भी शामिल होती हैं? इस चैप्टर में सुज़ैन नाल्बांटियन यह स्पष्ट करती हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस में मेमोरी की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि मूल स्रोत होती है। लेखिका बताती हैं कि जब एक पेंटर कैनवस पर ब्रश चलाता है या एक लेखक कागज पर शब्द लिखता है, तो वह केवल दृश्य नहीं बना रहा होता, वह अपने अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों को नए रूप में दोबारा रच रहा होता है। यह मेमोरी किसी तस्वीर की तरह साफ नहीं होती, बल्कि उसमें कल्पना का रंग, भावना की गहराई और समय का प्रभाव मिला होता है। पेंटिंग्स में कलाकार अपने अतीत के दृश्य, लोगों के चेहरे, पुराने घर या बचपन के खेल को एक अमूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये चित्र उनके लिए सिर्फ दृश्य नहीं होते, बल्कि उनके जीवन की कहानियां होती हैं, जो उन्होंने देखा, जिया, महसूस किया और कभी-कभी सहा भी। राइटिंग में यह प्रक्रिया और भी गहराई से होती है। लेखक अपने जीवन के अनुभवों को बदलते हुए, उनमें कल्पना जोड़ते हुए उन्हें नई कहानी में बदल देते हैं। एक फिक्शनल पात्र के भीतर उनका खुद का बचपन छिपा होता है। एक संवाद में उनके असली जीवन की गूंज सुनाई देती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि क्रिएटिव मेमोरी सिर्फ बीते हुए को दोहराना नहीं है, बल्कि उसे पुनः बनाना है, इस तरह से कि वह खुद रचनाकार को भी चौंका दे। यही वजह है कि कई लेखक और पेंटर अपनी खुद की कृति को देखकर कहते हैं, मैंने ये कब सोचा था। सुज़ैन नाल्बांटियन इस बात पर जोर देती हैं कि मेमोरी जब रचनात्मकता से जुड़ती है, तो वह एक नया संसार रचती है। वह अनुभव को सिर्फ संग्रहित नहीं करती, बल्कि उसे नया आकार देती है, ताकि वह औरों के लिए भी अर्थपूर्ण बन सके। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि पेंटिंग और राइटिंग केवल कला नहीं, बल्कि स्मृतियों की पुनर्रचना है। इसमें रचनाकार अपने अतीत को समझता है, बदलता है और उसे इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वह हर देखने और पढ़ने वाले के लिए एक नया अनुभव बन जाए। चैप्टर 11, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। जब हम अपने अतीत को याद करते हैं, अपना बचपन, स्कूल का पहला दिन, कोई खास त्योहार या अपने किसी प्रियजन की बातें, तो हम सिर्फ यादें नहीं जीते, बल्कि अपने जीवन की कहानी दोबारा रचते हैं। इस चैप्टर में सुज़ैन नाल्बांटियन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी आत्मकथात्मक स्मृति की गहराई को समझाती है। यह वही मेमोरी होती है जो हमारी पहचान का आधार बनती है। लेखिका बताती हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी हमारी खुद की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं की एक मानसिक डायरी है। यह डायरी सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभवों और विचारों से भरी होती है। जब हम कोई पुरानी बात याद करते हैं, तो उसमें सिर्फ वह क्या हुआ नहीं होता, बल्कि कैसे लगा, क्या सोचा और क्यों बदला भी शामिल होता है।
इस चैप्टर में बताया गया है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का विकास धीरे धीरे होता है। बच्चों में यह लगभग 3 से 4 साल की उम्र के बाद सक्रिय होती है, जब वे अपनी पहचान और समय की समझ विकसित करने लगते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह अपने अनुभवों को एक कथा में ढालता है, जिससे उसकी सेल्फ नैरेटिव बनती है। यह मेमोरी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और हमारे फैसलों के पीछे क्या तर्क है। यही कारण है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है। यदि किसी व्यक्ति की आत्मकथात्मक स्मृति टूटी फूटी होती है, जैसे ट्रॉमा या डिप्रेशन के मामलों में, तो उसकी पहचान भी अस्थिर हो जाती है। सुजान नलबंटियन यह भी कहती हैं कि जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, जैसे डायरी लिखना, किसी दोस्त को कहानी सुनाना या आत्मकथा लिखना, तो हम अपनी मेमोरी को और स्पष्ट करते हैं। यह प्रक्रिया न सिर्फ खुद को समझने में मदद करती है, बल्कि दूसरों को भी हमारे जीवन में झांकने का मौका देती है। इस चैप्टर का सार यह है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी सिर्फ अतीत की झलक नहीं है, बल्कि वह वर्तमान की समझ और भविष्य की दिशा तय करने का साधन भी है। यह हमें हमारी खुद की कहानी का नायक बनाती है। चैप्टर 12, क्रिएटिविटी एंड द ब्रेन। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या केवल एक टैलेंट है या उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या हमारा ब्रेन कुछ खास तरह से काम करता है जब हम कुछ नया सोचते हैं, लिखते हैं, गाते हैं या पेंट करते हैं? इस चैप्टर में सुजान नालबंटियन हमारे दिमाग के उस रहस्यमय हिस्से की यात्रा कराती हैं, जहां से क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। लेखिका समझाती हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस में ब्रेन के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और कल्पना से जुड़ा है, हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी का केंद्र है, और एमिगडाला जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति क्रिएटिव एक्ट में होता है, जैसे कविता लिखना, संगीत बनाना या आर्ट पेंट करना, तो इन सभी हिस्सों में एक तरह की सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी होती है। यह भी बताया गया है कि क्रिएटिविटी केवल इनसाइट या स्पार्क से नहीं आती, बल्कि उसमें लगातार विचारों को जोड़ने, उन्हें तोड़ने और नए रूप में गढ़ने की प्रक्रिया होती है। मेमोरी इसमें एक प्रमुख रोल निभाती है, क्योंकि रचनात्मक इंसान अक्सर अपने पुराने अनुभवों, देखी सुनी चीजों और अतीत के टुकड़ों को मिलाकर कुछ नया बनाता है। इस चैप्टर में यह भी उल्लेख है कि क्रिएटिव ब्रेन अक्सर पारंपरिक सोच से हटकर काम करता है। वह लीक से हटकर कनेक्शन बनाता है, जैसे एक पेंटर नीले रंग से उदासी नहीं, आजादी को चित्रित करता है। यही असामान्य जोड़ क्रिएटिविटी की पहचान है। सुजान नलबंटियन इस बात को विस्तार से बताती हैं कि रचनात्मकता जन्मजात हो सकती है, लेकिन उसे प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। नियमित अभ्यास, खुला माइंडसेट और भावनात्मक गहराई दिमाग को और अधिक क्रिएटिव बनाते हैं। साथ ही वह यह भी बताती हैं कि क्रिएटिव ब्रेन में कभी-कभी अस्थिरता भी होती है, जिसे कई बार बाइपोलैरिटी या इंटेंस इमोशंस से जोड़ा गया है। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि ब्रेन का एक विशेष मोड है, जिसमें मेमोरी, भावना, अनुभव और कल्पना मिलकर कुछ नया रचते हैं। यह प्रक्रिया इंसान को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि मानवीय और गहराई से जुड़ा हुआ बनाती है। चैप्टर 13, क्रिएटिव मेमोरी इन न्यू यूरोपियन नॉवेल। क्या आधुनिक यूरोपीय नॉवेल में रचनात्मकता और मेमोरी का संबंध बदल गया है? इस चैप्टर में सुजैन नलबांतियन दिखाती हैं कि कैसे 20वीं और 21वीं सदी के यूरोपियन राइटर्स ने मेमोरी को केवल एक बैकग्राउंड के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी की आत्मा बना दिया है। ये लेखक मेमोरी को एक फ्लूइड यानी बहती हुई प्रक्रिया की तरह पेश करते हैं, जो समय, भावना और पहचान को एक साथ बुनती है। इस चैप्टर में मार्सेल प्रूस्ट के बाद की पीढ़ी के लेखकों की चर्चा की गई है, जैसे W.G. सेबाल्ड, मिलान कुंदेरा और मार्गरेट दुरास। ये लेखक पारंपरिक शुरुआत, मध्य, अंत की संरचना को तोड़ते हैं और मेमोरी के बहाव के अनुसार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका फोकस यह नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि यह होता है कि उस घटना की याद किस तरह बनी, कैसे वह भावना में बदल गई और कैसे वह पहचान का हिस्सा बनी।
सुज़ैन नलबांटियन यह समझाती हैं कि इन उपन्यासों में मेमोरी एक म्यूजियम की तरह नहीं है, बल्कि एक जिंदा शक्ति है जो पात्रों को उनके अतीत, गिल्ट, लॉस और प्यार से जोड़ती है। इन नोवेल्स में मेमोरी कभी कभी भ्रमित करने वाली होती है, कभी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यही उनकी रियलिज्म है, क्योंकि इंसानी मेमोरी भी ऐसी ही होती है। एक खास उदाहरण W.G. सिबॉल्ट का है, जिनके नॉवेल ऑस्टरलिट्स में पात्र अतीत की तस्वीरों और यादों के टुकड़ों को जोड़कर अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है। इसमें मेमोरी डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफ और मौन स्मृतियों के रूप में आती है। यह चैप्टर दिखाता है कि न्यू यूरोपियन नोवेल्स में रचनात्मकता मेमोरी के जरिए आत्मान्वेषण और सामाजिक इतिहास को जोड़ती है। लेखक अपने अनुभवों और संस्कृति की परतों को उघाड़ते हैं और पाठक को भी उसी यात्रा पर ले जाते हैं, जहां स्मृति केवल निजी नहीं बल्कि सामूहिक और ऐतिहासिक अनुभव बन जाती है। इस चैप्टर का सार यह है कि आधुनिक यूरोपियन साहित्य मेमोरी को रचनात्मकता के केंद्र में रखता है। वह न केवल कहानी कहता है बल्कि उसे जीता है, उस तरह जैसे एक इंसान अपने ही दिमाग के गलियारों में भटकते हुए अपने अस्तित्व की खोज करता है। चैप्टर 14 आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस एंड ब्रेन। क्या आर्टिस्ट सिर्फ भावुक होते हैं या उनका दिमाग किसी वैज्ञानिक की तरह तेज और संगठित भी होता है? इस चैप्टर में सुज़ैन नाल्बंटियान हमें आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धिमत्ता की वैज्ञानिक पड़ताल में ले जाती है और बताती हैं कि कलाकारों का दिमाग किस तरह खास होता है। लेखिका समझाती हैं कि आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस सिर्फ टैलेंट नहीं होती, यह एक विशेष तरह की मानसिक क्षमता होती है जिसमें विजुअल इमेजिनेशन, इमोशनल डेप्थ, मेमोरी रिट्रीवल और क्रिएटिव जजमेंट शामिल होते हैं। यह इंटेलिजेंस IQ या लॉजिकल रीजनिंग से अलग होती है। इसमें दुनिया को देखने, अनुभव करने और दोबारा व्यक्त करने की क्षमता होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि न्यूरोसाइंस के रिसर्च से यह सामने आया है कि कलाकारों के ब्रेन में ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी होती है, खास तौर पर दाएं हेमिस्फेयर में, जो विजुअल, इमोशनल और क्रिएटिव प्रोसेसिंग से जुड़ा होता है। कलाकार अपने अनुभवों को गहराई से फील करते हैं और उन्हें लंबे समय तक स्मृति में रखते हैं, जो उनके आर्टवर्क में बार बार उभरता है। यह भी उल्लेख है कि कलाकारों में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा सक्रिय होता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो कल्पना, आत्मचिंतन और यादों को जोड़ता है। जब कोई पेंटर अकेले बैठा होता है या एक लेखक सोच में डूबा होता है, तो यही नेटवर्क सक्रिय होता है और वहीं से असली रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं। सुज़ैन नाल्बंटियन यह भी बताती हैं कि आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस केवल ब्रेन स्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि उसमें अनुभवों की गहराई, भावनाओं की तीव्रता और सामाजिक समझ भी शामिल होती है। यही वजह है कि एक कलाकार समाज के उस पहलू को पकड़ सकता है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस ब्रेन की एक शक्तिशाली विशेषता है जो मेमोरी, इमोशन और कल्पना के सहारे दुनिया को नए रूप में प्रस्तुत करती है। यह इंटेलिजेंस न केवल कला को जन्म देती है, बल्कि इंसान को गहराई से सोचने और महसूस करने की शक्ति भी देती है। चैप्टर 17 ब्रेन नेटवर्क्स इन क्रिएटिव प्रोसेस। इस अध्याय में सुज़ैन नाल्बंटियन यह समझाती हैं कि रचनात्मकता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण न्यूरल प्रोसेस है जिसमें ब्रेन के विभिन्न नेटवर्क एक साथ सक्रिय होते हैं। जब कोई व्यक्ति रचना करता है, चाहे वह कविता लिख रहा हो, संगीत बना रहा हो या चित्र बना रहा हो, तो उसके दिमाग में कई ब्रेन सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं। लेखिका बताती हैं कि 3 मुख्य ब्रेन नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क CEN और सैलियंस नेटवर्क क्रिएटिविटी में मिलकर काम करते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कल्पना, यादें और एसोसिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क फोकस, प्लानिंग और निर्णय लेने में मदद करता है। सैलियंस नेटवर्क इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है और तय करता है कि कब ध्यान अंदर की दुनिया पर जाए और कब बाहर की दुनिया पर। नाल्बंटियन यह भी बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रिएटिव फ्लो में होता है, जहां समय का होश नहीं रहता और विचार अपने आप बहते हैं, तो ब्रेन में यह तीनों नेटवर्क एक खास तालमेल में काम करते हैं।
यह तालमेल ही सच्ची रचनात्मकता की नींव है। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि हर कलाकार का यह नेटवर्क पैटर्न अलग होता है। किसी लेखक में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि किसी पेंटर में साइलेंस नेटवर्क ज्यादा अलर्ट होता है। यही वजह है कि हर कलाकार की रचनात्मक शैली अलग होती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि क्रिएटिविटी केवल टैलेंट नहीं, बल्कि ब्रेन नेटवर्क्स का एक कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन है, जो अनुभव, इमोशन और कल्पना को एक साथ जोड़कर कुछ नया रचता है। चैप्टर 18, थिंकिंग एंड फीलिंग इन आर्टिस्टिक क्रिएशन। इस अध्याय में सुज़ैन नलबंटियन बताती हैं कि कला केवल सोचने या केवल महसूस करने से नहीं बनती, बल्कि यह दोनों के मिलन से जन्म लेती है। आर्टिस्टिक क्रिएशन में थिंकिंग और फीलिंग एक साथ काम करते हैं, और यही मेल उस कला को प्रभावशाली बनाता है। लेखिका दिखाती हैं कि जब कोई लेखक या चित्रकार किसी विषय पर काम करता है तो वह केवल तर्क नहीं लगाता, बल्कि अपनी भावना को उस विचार के साथ जोड़ता है। वह अनुभवों को सोचता है, पर वह सोच ठंडी और वैज्ञानिक नहीं होती, बल्कि उसमें गर्म भावनाओं की धड़कन होती है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि ब्रेन में कॉग्निटिव और इमोशनल सिस्टम एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने के लिए जिम्मेदार होता है और लिम्बिक सिस्टम भावना के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आर्ट बनाता है तो दोनों सिस्टम साथ काम करते हैं। नलबांटियन उदाहरण देती हैं कि कैसे वर्जीनिया वुल्फ या जेम्स जॉयस जैसे लेखक अपनी कहानियों में विचार और भावना को एक दूसरे में पिघला देते हैं, जिससे एक ऐसा अनुभव बनता है जो न तो केवल बौद्धिक होता है, न ही केवल भावनात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि आर्टिस्टिक क्रिएशन दिमाग के दो सबसे शक्तिशाली तत्व, सोच और भावना, को एक साथ लाता है। यही मिश्रण कला को केवल सुंदर नहीं, बल्कि गहराई से अर्थपूर्ण बनाता है। चैप्टर 19, मेमोरी, सेल्फ एंड क्रिएटिव फ्यूचर। इस अंतिम अध्याय में सुज़ैन नलबांटियन यह दर्शाती हैं कि मेमोरी सिर्फ अतीत को सहेजने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रचनात्मकता केवल स्मृति की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि स्मृति के सहारे भविष्य की कल्पना करने और नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया है। लेखिका यह बताती हैं कि सेल्फ यानी आत्म भावना लगातार मेमोरी के साथ बदलती रहती है। हम जैसे जैसे अनुभवों को याद करते हैं, वैसे वैसे हमारी पहचान बनती और बदलती है। कलाकार इस प्रक्रिया को बखूबी समझते हैं और अपनी कला में व्यक्त करते हैं। वे अपने अतीत को दोबारा जीते हैं, उसे दोबारा गढ़ते हैं और उसके जरिए एक नया भविष्य निर्मित करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्रिएटिव लोग अपने सेल्फ को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक फ्लूइड, विकसित होती हुई संरचना की तरह अपनाते हैं। वे मेमोरी से सिर्फ पीछे नहीं देखते, बल्कि उसकी सहायता से आगे की ओर सोचते हैं, जैसे कि एक लेखक अपने जीवन के अनुभवों से एक नई दुनिया की कल्पना करता है। सुज़ैन नलबांटियन उदाहरण देती हैं कि कैसे मार्सेल प्रूस्ट से लेकर टोनी मॉरिसन तक के लेखक मेमोरी को अपने किरदारों की विकास यात्रा में शामिल करते हैं। उनकी कहानियां यह दिखाती हैं कि मेमोरी केवल स्मरण नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जो वर्तमान और भविष्य को भी आकार देती है। ब्रेन रिसर्च से यह भी सामने आता है कि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे ब्रेन के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो यादों को पुनः जीने में सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क अतीत और भविष्य के बीच पुल बनाता है, और यह पुल ही रचनात्मकता का आधार है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मेमोरी केवल पीछे देखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह सेल्फ को रचनात्मक रूप से आगे ले जाने का जरिया है। कलाकारों की शक्ति इसी में होती है कि वे अपने अतीत को कला में ढालकर खुद के और समाज के भविष्य को नया रूप दे सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि रचनात्मकता, स्मृति और पहचान की त्रयी से ही भविष्य का जन्म होता है। और इस तरह सुज़ैन नलबांटियन की किताब द मेमोरी प्रोसेस की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो हमें हमारी ही स्मृति की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण देता है। यह किताब केवल मेमोरी शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करती,
बल्कि उसे एक जटिल, जीवंत और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कला, साहित्य, न्यूरोसाइंस और आत्म अन्वेषण को आपस में जोड़ती है। इस किताब के हर अध्याय में नलबांटियन हमें यह दिखाती हैं कि मेमोरी केवल बीती बातों को याद रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह एक सक्रिय रचनात्मक शक्ति है जो इंसानी दिमाग, भावनाओं और समाज के बीच सेतु का काम करती है। यह किताब यह भी स्पष्ट करती है कि चाहे एक लेखक हो, एक पेंटर या एक सामान्य व्यक्ति, स्मृति उनके अनुभवों को कैसे गहराई देती है और उन्हें नए रूप में दोबारा जीने का मौका देती है। कभी वह स्मृति कला का रंग बनती है, कभी वह कविता की धड़कन, कभी संगीत की गूंज और कभी वैज्ञानिक विश्लेषण का केंद्र। सुजान नलबंतियान के विचारों में एक संतुलन है जहां विज्ञान और कला एक साथ चलते हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि रचनात्मकता और यादें दो अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही ताने बाने के धागे हैं जो इंसानी चेतना को आकार देते हैं। और अब इस हिंदी ऑडियो बुक का भी यही समापन है। अगर आपने इस किताब की एक एक बात को महसूस किया है, तो आपने भी खुद को एक नई यात्रा पर पाया होगा। एक ऐसी यात्रा जहां आपने अपने अनुभवों, भावनाओं और यादों को नए ढंग से देखा होगा। यही हमारी कोशिश थी कि हम आपको न केवल इस किताब की जानकारी दें, बल्कि उसकी आत्मा भी महसूस करा सकें। अगर इस यात्रा ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, कुछ यादें जगा दी हैं या आपकी सोच को एक नया कोण दिया है, तो हमारा यह प्रयास सफल हुआ। आपसे गुजारिश है कि इस हिंदी ऑडियो बुक को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग स्मृति की इस रचनात्मक और बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और किताब, किसी और अनुभव के साथ, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।